नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम वाक्य परिचय या फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद इन पर चर्चा करेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य के जो तत्व हैं या जो कारक हैं, जो गुण हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि एक वाक्य बनाने के लिए क्या है, उसमें कुछ फैक्टर की आवश्यकता होती है, कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। उन्हीं गुणों या उन्हीं कारकों या उन्हीं तत्वों के बारे में क्या है, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सार्थकता। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यानी जब भी हम वाक्य निर्माण करते हैं तो उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब एक वाक्य बन जाता है तो वह भी सार्थक होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है रोहन कविता लिखता है। यहाँ पर रोहन एक सार्थक शब्द है, कविता एक सार्थक शब्द है या पद है, लिखता है ये भी सार्थक है। और इनको मिलाने से क्या है, वाक्य का निर्माण हुआ है। और जब एक पूरा वाक्य बना है तो ये वाक्य भी अपने आप में क्या है, एक विचार को प्रकट करता है, ये भी सार्थक है। और दूसरा जो दे रखा है सामने, रोहन कटपटक लिखता है। यहाँ पर कटपटक शब्द जो है निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं इसका, तो ये वाक्य निर्माण नहीं हो पाया है, इसमें सार्थकता की कमी है। ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं निकटता। वाक्य में प्रयुक्त पद लिखने या बोलने में परस्पर निकट होनी चाहिए। यानी कि जब आप वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या पदों को बोलते हैं या लिखते हैं तो वे सारे शब्द या पद आपस में परस्पर निकट होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। यदि वो लिखते या बोलते समय दूर दूर हों तो भी क्या है, उससे वाक्य का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने जो सर्कल किया है, इन उदाहरणों को आप देख सकते हैं। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा से संबंधित गलतियाँ अक्सर होती हैं। कई बार हम क्या है, इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। वाक्य को सुनने व पढ़ने की आकांक्षा की पूर्ति करता हो। यानी वाक्य ऐसा होना चाहिए जो उसको पढ़ने वाला, उस वाक्य को पढ़ने वाला या उस वाक्य को सुनने वाला, उसकी इच्छा की पूर्ति करता हो। और इसमें हम गलती क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे दीपा कविता लिखती है, और नीचे वाला देखिए दीपा लिखती है, ये वाक्य हमने बनाया है, सार्थक शब्द है। लेकिन इस वाक्य को पढ़ते और बोलते समय जो सुनने वाला है, जो उस वाक्य को पढ़ने वाला है, उसकी इच्छा की पूर्ति यह वाक्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह वाक्य अधूरा है। जो लिखती क्रिया है इसमें कर्म अपेक्षित है, और इसमें हमने कर्म नहीं डाला है, इसलिए क्या है, यह अपने आप में अधूरा रह गया है। जब भी क्या है, कई सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन क्रियाओं के लिए कर्म अपेक्षित होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, धोना, पकाना, फेंकना, ये सारी क्रियाएं क्या है। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जितनी भी सकर्मक क्रियाएं होती हैं उन जिनके लिए कर्म अपेक्षित होता है। यदि हम उनके साथ कर्म जोड़ते नहीं हैं, वाक्य निर्माण तो हो गया है, लेकिन उसमें एक कारक की कमी है, और वह कारक है आकांक्षा वाला। क्योंकि वह स्रोत जो सुनने वाला है, वाक्य को सुनने और पढ़ने वाला है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करता है, नहीं कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं पदक्रम। एक और कारक है और तत्व है पदक्रम। वाक्य में प्रयुक्त पदों का उचित क्रम होना चाहिए। जब भी हम वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्यों को बनाते हैं, तो उसमें जो शब्दों या पदों का हम प्रयोग करते हैं, वे सारे पद या शब्द एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। हर पद का एक निश्चित स्थान है, उसी के बारे में यहाँ पर बात हुई है। अगर छोटा वाक्य है, एक वाक्य बनाने के लिए कम से कम हमारे पास क्या है, एक क्रिया और एक कर्ता होना आवश्यक है। एक वाक्य को बनाने के लिए मिनिमम आवश्यकता, कम से कम आवश्यकता क्या है, एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया। यदि उसमें कर्म हो तो कर्ता का स्थान कहाँ होगा, कर्म का कहाँ होगा और क्रिया का कहाँ होगा, ये देखिए यहाँ पर। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। यदि क्या है, वाक्य और बड़ा हो तो फिर पदों का क्या सीक्वेंस होगा, क्या क्रम होगा,
सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता, कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता का विशेषण जो भी है, फिर अधिकरण कारक आएगा, फिर अपादान आएगा, फिर संप्रदान आएगा, फिर करण कारक आएगा, फिर कर्म कारक आएगा, फिर अंत में क्या है, क्रिया आएगी। और संबंध कारक की बात करते हैं तो कहीं भी आ सकता है, कर्ता से पहले आ सकता है या कर्म से पहले आ सकता है। तो पदों का क्रम इस तरीके से होना चाहिए जब भी आप वाक्य का निर्माण करते हैं। इसमें भी पद क्रम में भी हम अक्सर गलती करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां पर भी क्या है, आप गलती नहीं करेंगे। यह उदाहरण दे रखा है, दीपक छत पर सूरज की दोस्ती के लिए हाथ से पतंग उड़ा रहा है। दीपक यहाँ पर करता है, सबसे पहले करता है छत पर, छत यहाँ पर अधिकरण हो गया। सूरज यहाँ पर क्या है, संबंध कारक है। दोस्ती के लिए ये यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। हाथ से ये यहाँ पर करण कारक है। पतंग यहाँ पर कर्म कारक है। उड़ा रहा है ये यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो इस क्रम में पदों का प्रयोग होगा। ठीक है, रैंडम हम कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार हम शब्दों या पदों का प्रयोग क्या है, वाक्य में नहीं करते हैं। इसका एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम के अनुसार हमें शब्दों या पदों का प्रयोग करना होगा। अगला है योग्यता। हालांकि ये व्याकरणिक पहलू नहीं है, ये योग्यता वाला जो कारक है ये व्याकरणिक पहलू नहीं है, फिर भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है वाक्य निर्माण में। वाक्य में क्रिया का प्रयोग जिसके लिए किया गया है, चाहे कर्म के लिए चाहे कर्ता के लिए, जिसके लिए भी उस क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह व्यावहारिक रूप से उसके गुण धर्म के या योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है शेर हंसता है, दरअसल शेर का गुण हंसना नहीं है, तो शेर के गुण धर्म के अनुसार क्या है या उसकी योग्यता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए, शेर दहाड़ता है, क्योंकि शेर दहाड़ने की क्रिया करता है, इसीलिए दहाड़ने की क्रिया शेर के लिए सूटेबल है। अगला देखिए, रोहन पानी पी रहा है, ये तो सही है क्योंकि पानी जो पदार्थ है ये पीने योग्य है। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे रोहन पानी खा रहा है, ये सरासर गलत हो गया, क्योंकि पानी पदार्थ का जो गुण है, जो उसका गुण धर्म है, वो पीने योग्य है, उसके लिए पीने की क्रिया का प्रयोग होता है, खाने का नहीं। उम्मीद करता हूं योग्यता वाला बिंदु भी सही से समझ आया होगा। अगला है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। क्रिया के लिंग वचन का मेल कर्ता या कर्म या भाव के अनुरूप होना चाहिए। सीधा सीधा ये कह रहा है कि क्रिया का प्रयोग जिसके अनुसार किया गया है उसका लिंग वचन क्या है, उसी के अनुसार होना चाहिए। यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है तो जो लिंग वचन कर्ता का है, जो लिंग वचन कर्ता का है वही लिंग वचन क्रिया का होगा। यदि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है तो जो लिंग वचन कर्म का है वही लिंग वचन क्या है, क्रिया का होना चाहिए। और यदि क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग हुई है तो जो लिंग वचन भाव का होता है, भाववाच्य में हमने देखा है कि उसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है, तो क्रिया का इस प्रकार से प्रयोग होता है। इसी को हम अन्वय कहते हैं, इसी को मेल कहते हैं। जैसे रमा रोटी बनाती है, रमा रोटी बनाता है, ये दरअसल गलत हो गया कि रमा रोटी बनाते, रमा यहाँ पर एक लड़की है, स्त्री है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया यहाँ पर जबकि पुल्लिंग यूज हुई है, जो कि गलत है। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बनाते हम इन तत्वों या इन कारकों को समझने के बाद हम इसकी परिभाषा बनाते हैं, और परिभाषा को हम कई तरीके से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यदि आप परिपूर्ण परिभाषा बनाते हैं जिसमें क्या है कोई बात ना छूटे, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि वाक्य पदों का ऐसा मेल है जिसमें सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, पद क्रम आदि गुण या तत्व निहित होते हैं, ये वाक्य की परिभाषा हो जाएगी। यदि आपको ये याद नहीं है, अगर आप इतना भी लिखते हैं पदों या शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप तीसरे तरीके से बना सकते हैं, वाक्य पदों या शब्दों का ऐसा मेल है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे प्रकाश पौधों को पानी दे रहा है, रोमा घास काटती है। यहाँ पर क्या है, सार्थक शब्दों का मेल है, पद पास पास है, निकट है,
और जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्ता कर्म जो भी जिसके अनुसार उसका प्रयोग हुआ है वो सटीकता से हुआ है। इस प्रकार से आप वाक्यों की परिभाषा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ शब्दावलियाँ आती हैं वाक्य में। जब हम वाक्यों को पढ़ते हैं तो कुछ शब्दावलियों को समझ लेते हैं, विस्तार से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शब्द आता है पद। पद क्या है? और पद के बारे में कई धारणाएं हैं, कई अवधारणाएं हैं। समझते हैं, जितनी अवधारणाएं बनती हैं सबको समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई सिंपल सी परिभाषा है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। यदि कोई शब्द अलग है तो वो शब्द है, यदि उसका प्रयोग वाक्य में किया गया है तो वो पद हो जाएगा। एक बात है। दूसरा, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, उसका कारकीय रूप यदि उसके पीछे कारक चिन्ह लग जाए पद कहलाता है। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम यदि उसके साथ कारक को जोड़ दें या कारक चिन्ह को जोड़ दें और उसका कारकीय रूप बना दें तो वह पद बन जाता है। और तीसरा है, किसी भी शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भी वह पद बन जाता है। जब तक उस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है तब तक वह शब्द है, और जब उसके पीछे प्रत्यय जुड़ जाता है तब वह क्या है, पद बन जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ देखिएगा, जैसे यहाँ पर राघव को, यहाँ पर राघव शब्द है, इसमें को कारक जुड़ने से क्या है, ये कर्म कारक का शब्द बन गया, इसीलिए हम यह पद का रूप बन गया। राघव ने कुर्सी पर, ये सारे क्या है, पद के रूप हैं। इधर क्या देखिए, क्रिया ये उठ क्या है, धातु है, और जैसे हम इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं, उठा, उठेंगे, उठता, उठ रहा है, ये सारे क्या है, क्रिया के रूप बन जाते हैं, ये सारे पद बन जाते हैं। तो जिस भी ढंग से आप इसे समझते हैं उस ढंग से क्या आप इसे समझ सकते हैं। और जो आसान तरीके, मतलब जो जनरली हम क्या है पढ़ते हैं किताबों में कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं, ये तो है ही। इसके अलावा क्या है, ये दो बातें और मैंने कही है, ये भी उतनी ही क्या है, पद बनने के लिए क्या है, उपयुक्त है या सार्थक है। ठीक है, उचित है। आगे देखिएगा, पद कितने होते हैं, कितने प्रकार के पद होते हैं, इन पर विचार करेंगे, सभी पदों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पद के प्रकार। 8 प्रकार के होते हैं, जो जैसे मैंने विभाजित किया है। ये 4 ऊपर के जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे विकारी पद हैं। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों क्या है, अविकारी शब्द या पद हैं। तो 8 प्रकार के शब्द होते हैं, तो पद भी 8 प्रकार के ही होंगे। बात करते हैं 2 अन्य भी हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और दरअसल क्या ये भी पूछे जाते हैं। जैसे निपात, बल देने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो निपात कहलाते हैं। वो पद, एक शब्द भी बन जाएंगे और पद भी बन जाएंगे। और एक और है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वे भी शब्द या पद में क्या गिने जाते हैं। कुल मुख्यतः 8 प्रकार के पद होते हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी, और 2 अन्य भी हम क्या पद में पढ़ सकते हैं, जैसे निपात और प्रविशेषण। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं पदबंध और वाक्यांश क्या है। ये जो शब्दावली है इनके बारे में भी कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है। समझते हैं। जब कोई पद, ध्यान रखना, जब कोई पद 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो उसे पदबंध कहते हैं। यानी कि पद एक शब्द से होता है और पदबंध 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। कार्य दोनों का एक है, पद का भी और पदबंध का भी, लेकिन अंतर इतना है, जब कोई पद एक शब्द से बनता है तो वो पद कहलाता है। यदि वही पद एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो वही पदबंध कहलाता है। ये व्याकरणिक इकाई है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, उस काली गाय ने सारा चारा खा लिया। अब उस काली गाय ने, इतना अकेले अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर एक पद ये हो गया, सारा चारा एक पद ये हो गया, खा लिया एक पदबंदी हो गया, तो 3 पदबंदी है। तो ध्यान रखना, क्योंकि उस काली गाय ने में भी क्या है, 3 शब्दों से मिलकर उस काली और गाय, इन तीनों से मिलकर क्या है, एक ही पदबंध बना है, एक ही पद बना है, वो बना है कर्ता पद।
इसीलिए इसे कर्ता पदबंध या संज्ञा पदबंध, क्योंकि चूंकि यहाँ पर संज्ञा के लिए अंतिम जो शब्द है वो संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध कहेंगे। समझेंगे मैं आगे इनको, फिलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ पर 3 पद हैं दरअसल, लेकिन ये पद क्या है, एक शब्द से नहीं बने हैं, इसलिए ये पदबंध हो गए हैं। इतनी बात आपने समझनी है। नीचे देखिए, पेड़ के नीचे बैठने वाला साधु की मृत्यु हो चुकी। यहाँ पर देखिए ये इतना अंडरलाइन कर रखा है, ये भी एक ही पद है, एक ही पद बना है, और इसीलिए क्योंकि ये पद क्या है, कई सारे शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये पदबंध है। ठीक है, वह काम करते हुए, तो यहाँ पर काम करते हुए ये 3 शब्दों से मिलकर ये पद बना है, और जब कोई पद क्या है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो पद नहीं रहता है बल्कि पदबंध हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया हो। देखिएगा, वाक्य का एक ऐसा अंश या हिस्सा वाक्यांश कहलाता है। वाक्य का कोई भी एक अंश या हिस्सा वाक्यांश कहलाता है, और यह कोई व्याकरणिक शब्दावली नहीं है, यह व्याकरणिक इकाई नहीं होती है। तो कुल मिला के यहाँ से हमने क्या देखा है, जो पद होता है वो एक शब्द से बनता है, और जो पदबंध होता है वह 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। रही बात वाक्यांश की, वाक्यांश में कई वाक्य का एक अंश होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन वह कोई व्याकरणिक इकाई नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं पदबंध के प्रकार कौन कौन से। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिएगा, पदबंध की अगर बात करते हैं तो पदबंध सबसे पहले देखेंगे संज्ञा पदबंध। जो पदबंध मिलकर संज्ञा का कार्य करता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब साधारण तरीका या सरल तरीका क्या है पहचानने का, कि रेखांकित यानी अंडरलाइन किया गया वाक्यांश का अंतिम शब्द या पद यदि संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध होगा। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि कितना अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन करने के बाद क्या है, इधर दाहिनी तरफ सबसे लास्ट शब्द कौन सा है देखेंगे हम। यहाँ पर जैसे मजदूर है, अब देखेंगे मजदूर संज्ञा है, यस ये संज्ञा है, तो ये पूरा संज्ञा पदबंध है। तो अंडरलाइन किया गया जो लास्ट शब्द होगा वो संज्ञा होगा तो संज्ञा पदबंध है, विशेषण होगा तो विशेषण पदबंध है, क्रिया होगा तो क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया हो। जैसे राम ने लंका के अभिमानी रावण, यहाँ पर देखिएगा लंका के अभिमानी रावण, यहाँ पर अंतिम शब्द रावण है, रावण चूंकि संज्ञा है तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध। उम्मीद करता हूं समझ आया हो। अगला देखिए विशेषण पदबंध। जो पदबंध मिलकर विशेषण का कार्य करता है और रेखांकित किया गया वाक्यांश का अंतिम पद विशेषण होगा। मतलब ये समझिए, कह रहे हैं जो पदबंध विशेषण का कार्य करता है वाक्य में वो विशेषण पदबंध होता है। और इसको पहचानने का भी आसान तरीका है, रेखांकित किया गया जो अंतिम शब्द है या पद है वह विशेषण होना चाहिए। जैसे उस ओर जाने वाला, उस काले, यहाँ पर काले शब्द क्या है, विशेषण है, इसलिए क्या है यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, वहां बैठा हुआ वह, यहाँ पर आप ध्यान रखना ये वह शब्द क्या है, सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। तो वह शब्द क्या, क्योंकि लास्ट में सर्वनाम विशेषण है इसलिए ये भी क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन किया गया शब्द, अंतिम वाला शब्द यदि संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, यदि विशेषण है तो विशेषण पदबंध। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध मिलकर सर्वनाम का कार्य करता है उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। और यहाँ पर भी वही है, रेखांकित किया गया वाक्यांश का अंतिम पद या शब्द सर्वनाम होगा तो वहाँ पर क्या है, सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे घूमने जाने वाला वह मेरा भाई है, यहाँ पर देखिएगा घूमने जाने वाला और वह शब्द यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, और ये क्या है, सर्वनाम पदबंध हो गया है। तो देख लेना यहाँ पर वही नियम लागू होगा, रेखांकित किया गया अंतिम शब्द यदि सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, यदि विशेषण है तो विशेषण पदबंध, और यदि संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। आगे देखिए क्रिया पदबंध। जो पदबंध मिलकर क्रिया का कार्य करता है
उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। और रेखांकित किया गया जो अंतिम पद क्या है, क्रिया होगा। क्रिया पदबंध में इतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसमें क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया ही होती है और कुछ नहीं। जैसे देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ 3 पद है, तो ये एक देख मुख्य क्रिया है, रहा हूँ और ये दोनों क्या सहायक क्रिया का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रिया पदबंध है। और अगला है, लास्ट ये है क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। रेखांकित किया गया वाक्यांश का अंतिम पद क्रिया विशेषण होगा। जैसे वह आज रो रो कर, यहाँ पर रो रो कर क्या क्रिया विशेषण है, तो अंतिम पद क्रिया विशेषण है। यहाँ पर क्या है, ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। रीता कल बोलते बोलते ही रो पड़ी, यहाँ पर बोलते बोलते ही क्या है, बोलते बोलते अपने आप में क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, देखा होगा आपने कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है 2, विशेषण पदबंध है 3, क्रिया पदबंध है 4, क्रिया विशेषण पदबंध है 5। जबकि पढ़ाया तो आपको ये गया है कि पद तो 8 होते हैं। सर, तो पदबंध 8 क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो समुच्चय बोधक है, जो संबंध बोधक है और जो विस्मयादि बोधक है, उनमें पदबंध बनने की संभावना ही नहीं होती है। समुच्चय बोधक में क्या है, पदबंध नहीं बन सकता है, संबंध बोधक में नहीं बन सकता है। विस्मयादि बोधक की अगर बात करें तो उसमें भी क्या है, पदबंध बनने की संभावना तो है, लेकिन क्या मोटे तौर पर क्या वहाँ पर भी क्या है, आमतौर पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, एक या 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो भी क्या है, पदबंध की श्रेणी में नहीं आता है। तो 5-6 पदबंध बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निपात भी कोई पदबंध नहीं बन सकता क्योंकि उसका नहीं बनेगा पदबंध, और साथ ही क्या है, प्रविशेषण का पदबंध भी नहीं बन सकता है। ओके, आगे बात करते हैं उपवाक्य की। एक शब्द और आता है, एक शब्दावली और आती है उपवाक्य की। वाक्य का ऐसा रूप जिसमें उद्देश्य और विधेय तो होता है, यानी क्रिया और कर्ता तो होता है, लेकिन वह किसी अन्य वाक्य पर निर्भर या आश्रित होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। यानी उपवाक्य अपने आप में एक वाक्य होता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होता है। ध्यान रखना, उपवाक्य और वाक्य अपने आप में एक वाक्य होता है। उपवाक्य अपने आप में एक वाक्य होता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं होता है, किसी और पर निर्भर होता है। जब कोई वाक्य स्वतंत्र ना होकर किसी और पर निर्भर होता है तो उसे उपवाक्य कहते हैं। उसमें उद्देश्य होगा, विधेय होगा, लेकिन वह अपने आप में निर्भर नहीं होता है, वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, किसी और पर निर्भर होता है, इसलिए वह उपवाक्य होता है। अब देखिए कहाँ इनका प्रयोग होता है, क्लॉज बोलते हैं शायद इंग्लिश में इन्हें। उपवाक्य हमेशा मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं, मिश्र वाक्य में उपवाक्य प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। और किसी प्रकार के वाक्य में नहीं होते, ना आपके संयुक्त वाक्य में होते हैं, ना ही सरल वाक्य में होते हैं। उपवाक्य हमेशा मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। सभी मिश्र वाक्यों में 2 उपवाक्य होते हैं, कम से कम क्या है, मिश्र वाक्यों में क्या है, 2 उपवाक्य होते हैं, कम से कम क्या, अधिक से अधिक भी 2 ही उपवाक्य होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो कोई भी मिश्र वाक्य 2 उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, उनमें से हमेशा एक मुख्य उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, यदि तुम घर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जो सच बोलते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो सच बोलते हैं ये अपने आप में क्या है, आश्रित है, किस पर, वे सदा सुखी रहते हैं। यदि तुम घर जाओगे, ये वाला उपवाक्य क्या है, सब ठीक हो जाएगा पर क्या है, निर्भर है। ध्यान रखना, उपवाक्य में एक वाक्य की संरचना तो होती है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं होता है, किसी और वाक्य पर निर्भर होता है, इसीलिए उसे एक नाम दिया गया है उपवाक्य। वाक्य की शक्ल तो ले ली उसने, वाक्य का स्वरूप तो ले लिया, लेकिन क्या है, वह स्वतंत्र नहीं है, वो किसी और पर निर्भर है, किसी और पर क्या उसकी डिपेंडेंसी है, इसलिए वह उपवाक्य हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। बात करते हैं उपवाक्य के भेद कौन कौन से हैं। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, ध्यान रखना और ध्यान से इसे समझने का प्रयास करना। 2 भेद कौन कौन से होते हैं, एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक गौण या आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य को हम प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं और गौण उपवाक्य को हम आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं,
किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यानी कि किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी भी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता है और उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है। दूसरा है गौण या आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित या निर्भर होता है उसे गौण या आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो गौण उपवाक्य होता है वो मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। और महत्वपूर्ण पढ़ने के लिए गौण उपवाक्य ही है, क्योंकि इसके भी 3 भेद हैं और यही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गौण या आश्रित उपवाक्य के भेद। क्योंकि मुख्य उपवाक्य का कोई भेद नहीं है तो आपने क्या है, जो आश्रित नहीं हो वो मुख्य रह गया। ठीक है, तो इसको समझना, जो गौण या आश्रित उपवाक्य है इसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है और यही परीक्षा में पूछा जाएगा। गौण या आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। जो गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य या का कर्ता कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहें, जो गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के साथ संज्ञा का कार्य करता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ओके, संज्ञा उपवाक्य में कि ये जो क पे छोटी की मात्रा वाला जो शब्द है इसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ये कंजक्शन है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ जिस वाक्य में इसका प्रयोग किया गया हो, समझ लेना यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। मिश्र वाक्य तो है ही, साथ में संज्ञा उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक शब्द के बाद का उपवाक्य हमेशा गौण संज्ञा उपवाक्य होगा। यानी कि उदाहरण से समझिए, यहाँ पर अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब इस वाक्य यदि क्या है कि समुच्चय बोधक शब्द आया है, जैसे ये का पे छोटी की मात्रा वाला का कि कहीं पर अगर आया है, समझ लेना पहली बात तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अब सेकेंड बात देखेंगे कि के बाद वाला जो हिस्सा होगा, ये कल विद्यालय बंद रहेगा, ये क्या हो जाएगा, गौण उपवाक्य हो जाएगा। और जिसमें की होगा, समझ लेना वहां पर गौण उपवाक्य कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। यानी कि संज्ञा उपवाक्य में की कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये बहुत बड़ी पहचान है इसकी, बिना आए जाए यदि आपको आता भी नहीं है कुछ, फिर भी क्या है, इसे क्या है सॉल्व कर सकते हैं, इसे पहचान सकते हैं कि जिस भी वाक्य में क पे छोटी की मात्रा वाला समुच्चय बोधक की आया हो, समझ लेना कि वहां पर संज्ञा उपवाक्य और मिश्र वाक्य है। ठीक है। सोहन ने सुना कि बादल गरज रहे हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पर जो की शब्द है ये समुच्चय बोधक शब्द है और इसके बाद वाला हिस्सा गौण होगा और गौण में कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। जज ने कहा कि समुच्चय बोधक है और इसमें क्या है, इसके बाद वाला हिस्सा संज्ञा गौण उपवाक्य होगा। ठीक है। गाड़ी आ रही है, मनोज ने देखा। ऐसा भी हो सकता है यदि हम उल्टा पलट दें, इसे तीनों वाक्यों को उल्टा पलट दें, बाद वाला हिस्सा पहले लिखेंगे और पहला वाला हिस्सा बाद में लिखेंगे, तो इसमें ये बदलाव आता है कि की कारक जो समुच्चय बोधक शब्द है ये हट जाता है और इसके बदले क्या है, कॉमा आ जाता है। तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा करके भी पूछते हैं, गाड़ी आ रही है, मनोज ने देखा, तो देख लेना अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अब बीच में कॉमा लगा रखा है, तो इसे पलट के देखना, मनोज ने देखा कि गाड़ी आ रही है, खुद बनाने की कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर भी संज्ञा उपवाक्य होगा गौण ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। विशेषण उपवाक्य। जो गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के साथ विशेषण का कार्य करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य में केवल जो सर्वनाम और इसके कार्य के रूपों का प्रयोग होता है। ध्यान रखना भाई, जैसे जो, जिसने, जिसको, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर, ये सारे कारकीय रूप हैं जो सर्वनाम के, क्योंकि जो मूल सर्वनाम है और बाकी जो शब्द बने हैं ये कारकीय रूप हैं और इन्हीं का बहुवचन है जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर,
ये सारे इनके क्या हैं, कारकीय रूप हैं बहुवचन में। जहां पर भी ये होंगे सारे शब्द, कोई भी एक इनमें से समझ लेना, वहां पर एक तो क्या है, मिश्र वाक्य होगा, दूसरा कौन सा होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। ध्यान रखना इस बात का, ये देख लेना, ठीक है। ओके, उदाहरण समझते हैं। ओके, मिश्र वाक्य में जो सर्वनाम और इसके कार्य के रूपों का प्रयोग जिस तरफ होगा उसी तरफ गौण विशेषण उपवाक्य होगा। यानी जितने भी मैंने अभी बताया आपको, वे जिस साइड होंगे उसी साइड का गौण उपवाक्य होगा, और कौन सा होगा, विशेषण होगा। जैसे जिसने शिकायत की, जिनको हमने बुलाया, जिससे तुम्हें डर लगता है, जिनसे तुमने पैसे लिए, और जिसने, जिनको, जिससे, जिनसे, ये सारे शब्द वाक्य के इस साइड आए हैं, तो ये इस साइड वाला क्या हो जाएगा, आश्रित या गौण उपवाक्य होगा। और कौन सा वाला होगा, विशेषण उपवाक्य। दोबारा समझिए कि जो सर्वनाम से जो कारकीय रूप बनते हैं, जो कि मैंने पहली वाली स्लाइड में बढ़ाए, वे सारे यदि किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। और जहां पर भी कारकीय रूप होंगे, जिनको, जिसने, जितने भी मैंने पढ़ाया आपको, और वहां पर जो गौण उपवाक्य होगा वो कौन सा होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। और जिस साइड भी ये होंगे उसी साइड का विशेषण उपवाक्य गौण उपवाक्य होगा। ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया हो। ओके, बात करते हैं आगे। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के साथ क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में जिस तरफ, जिस साइड भी, वाक्य की जिस साइड भी, जैसे, जब, जहां, जितना, जितनी, जितने, ज्यों शब्दों का प्रयोग होता है, वहां क्रिया विशेषण गौण उपवाक्य होते हैं, या फिर वह क्रिया विशेषण गौण उपवाक्य होता है, या उसे क्रिया विशेषण गौण उपवाक्य कहते हैं। जिस साइड भी इनका प्रयोग होगा। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले समुच्चय बोधक यदि, तो, इसलिए, क्योंकि भी क्रिया विशेषण उपवाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखना, जिस साइड ये होंगे, जो मैंने क्या है, ये ब्लू कलर से, ये नीले कलर से जो मैंने क्या है हाईलाइट कर रखे हैं, जहां पर भी ये होंगे वहां पर क्या है, मिश्र वाक्य होगा। और मिश्र वाक्य में क्या है, क्रिया विशेषण गौण उपवाक्य होगा, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे, जैसे ही रमेश आया, जैसे शब्द इस साइड यूज हुआ है, तो इस पूरे वाक्य का ये वाला साइड क्या है, गौण उपवाक्य होगा। और कौन सा वाला होगा, क्रिया विशेषण। जब, जब क्या है, इस साइड आया है, तो गौण उपवाक्य कौन सा होगा, ये होगा। और कौन सा वाला होगा, क्रिया विशेषण। जहां, जहां शब्द कहाँ आया, इस साइड आया है, गौण उपवाक्य ये हो गया। और कौन सा होगा, क्रिया विशेषण होगा। यही इसी प्रकार से ये है, यदि, यदि कहाँ आया, इधर आया, तो गौण उपवाक्य कौन सा होगा, ये होगा। मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि, क्योंकि क्या है, इस साइड आया, तो गौण उपवाक्य कौन सा, ये वाला होगा, ठीक है। जिस साइड ये वाले होंगे जो मैंने आपको बताया है, उसी साइड का गौण उपवाक्य होगा। और कौन सा होगा, क्रिया विशेषण वाला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से क्या है, बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, कितना ही बड़ा वाक्य क्यों ना हो। हर सरल वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य का विस्तार की बात करते हैं कि कितना बड़ा उद्देश्य हो सकता है। सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता इंपॉर्टेंट है। फिर कर्ता का कारक चिन्ह आएगा यदि है, फिर कर्ता का विशेषण आएगा यदि क्या, विशेषण भी है। विधेय में क्या होगा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या उद्देश्य के बारे में जो कुछ विधान किया जाए उसे विधेय कहते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया ये जो है आपकी क्या है, क्रिया आएगी। और यदि क्रिया विशेषण है वो भी आएगा। कर्म कारक, करण कारक, जितने भी बाकी शेष बचते हैं वो सब क्या है, विधेय में आएंगे, विधेय के विस्तार में आएंगे। वाक्य से समझते, उदाहरण से समझते हैं। ओके, समझने का प्रयास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम घूमने गया, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है, तो यहाँ पर क्या है, ये कर्ता क्या है, उद्देश्य हो गया। क्या कहा गया राम के बारे में, घूमने गया, तो घूमने गया क्या है, क्रिया है, यही क्या, विधेय हो गया। तो उद्देश्य में कम से कम क्या है, एक कर्ता होना चाहिए, और विधेय में कम से कम क्या, एक क्रिया होनी चाहिए। उसके अलावा बाद में और देखते हैं। उस लंबे आदमी ने, उस लंबे दो क्या है, विशेषण है, किसके, आदमी के। और ने क्या है, इसका कारक चिन्ह है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ता का विशेषण, कर्ता का कारक चिन्ह भी क्या है,
उद्देश्य में काउंट होता है, कर्ता के साथ काउंट होता है, गिना जाता है। मुझे पानी पिलाया, मुझे क्या है यहाँ पर कर्म है, पानी पिलाया यहाँ पर क्या है, पानी क्या है कर्म है, मुझे कर्म है, पिलाया क्या क्रिया है। ये कर्म और क्रिया किस में आएंगे, विधेय में आएंगे, क्योंकि विधेय में क्या है, कर्ता को छोड़कर जो शेष बचता है वो विधेय में होता है। बस उद्देश्य में कर्ता, कर्ता का विशेषण और कर्ता का कारक चिन्ह ही आएगा मैक्सिमम। ठीक है। दौड़ लगाने वाले उस काले घोड़े ने आज चारा नहीं खाया। दौड़ लगाने वाले उस काले, ये सारे क्या है, विशेषण है, किसके, घोड़े के। तो घोड़े के विशेषण है तो उद्देश्य के साथ आएगा। उद्देश्य क्या है यहाँ पर, चारा किसने नहीं खाया, घोड़े ने। घोड़ा क्या करता है, कर्ता के बारे में बात हो रही, इसका कारक चिन्ह ने है, ये भी आएगा और इसका विशेषण भी आएगा। सारा क्या है, उद्देश्य में आएगा, क्योंकि उद्देश्य का या कर्ता का जो विशेषण होता है, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है, वह भी उद्देश्य के साथ काउंट होता है, गिना जाता है। लोकेश आज गौशाले में उस काली गाय को चारा दे रहा है। दे चारा दे रहा है, ये तो क्या है, क्रिया है। चारा कर्म है, गाय को, ये भी कर्म है। उस काली, ये कर्म का विशेषण है। गौशाला में अधिकरण है, और ये सारे क्या है, आज क्या है, क्रिया विशेषण है। ये सब किस में आएगा, विधेय में आएगा, क्योंकि कर्ता, कर्ता का विशेषण और कर्ता का कारक चिन्ह, इनके अलावा जो कुछ बचता है शेष विधेय में जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। राम जी ने रणभूमि में धर्म रक्षा के लिए धनुष बाण से रावण को मारा। राम जी ने, ये क्या उद्देश्य है, किसके बारे में बात हो रही, राम जी के बारे में। ने कारक इनका राम जी के साथ आएगा। राम जी ने, ये तो कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गया। रणभूमि में अधिकरण, धर्म रक्षा के लिए संप्रदान, धनुष बाण से कर्ण कारक, रावण कर्म, मारा आपका क्रिया, ये सारे विधेय में आएंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों की बात करते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। एक है सरल वाक्य। सरल वाक्य की संरचना क्या होती है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जितने भी हमने पढ़े अभी तक, ये जैसे ये यहाँ पर पीछे पढ़े हमने, ये सारे सरल वाक्य हैं जितने भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें उद्देश्य एक है, विधेय एक है। जिसमें भी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, दूसरा देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की संरचना क्या होती है, एक सरल वाक्य प्लस एक सरल वाक्य। इन 2 सरल वाक्य, कम से कम 2 सरल वाक्यों से मिलकर क्या संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, और जो मिश्र वाक्य होता है, इसमें 2 उपवाक्य होते हैं, एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक गौण या आश्रित उपवाक्य होता है, जो कि हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये इनकी संरचना है। मोटे तौर पर अगर इतना भी पता होता है तो आसानी से क्या इनकी परिभाषा भी आप बना सकते हैं, इनको समझ भी सकते हैं। बात करते हैं सरल वाक्य की। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस भी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जहाँ 2 कर्ता और एक क्रिया अथवा 2 क्रिया और एक कर्ता हो, वहाँ दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य ना कहकर संयुक्त वाक्य कहना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है ना, राम और मोहन ने खाना खाया, यहाँ पर 2 कर्ता है और क्रिया एक ही है। अगर हम इसे क्या है व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो ये सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है। लेकिन संरचना की दृष्टि से क्या है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य की श्रेणी में रखे जाते हैं, क्योंकि बनावट उनकी ऐसी है कि इन्हें हम सरल वाक्य में समझते हैं या रखते हैं। इसे समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम और श्याम खेल रहे हैं, यहाँ पर क्या खेल रहे हैं, विधेय एक ही है, लेकिन राम और श्याम कर्ता 2 हैं। अगर हम इसे क्या है व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 2 कर्ता हैं, तो ये खेल रहा, दोनों की एक ही क्रिया है, तो एक ही बार प्रयोग हुई है। अगर हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, राम खेल रहा है और श्याम खेल रहा है। संरचना तो ऐसी थी, लेकिन हमने क्या है क्रिया कॉमन होने के कारण क्या है कर्त एक ही क्रिया का प्रयोग किया है। और ऐसी संरचना क्या है, हम इसकी संरचना के कारण क्या इसे सरल वाक्य कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये सरल वाक्य नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। लेकिन आजकल क्या है इसकी संरचना के कारण क्या इसे सरल वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। आप इसी को क्या महत्व देना, ये सरल वाक्य के कैटेगरी में ही आएगा। यदि हम इसे क्या बारीक से समझने की कोशिश करते हैं तो सरल नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, उदाहरण देखते हैं। राम घूमने गया। ठीक है, यहाँ पर राम एक करता है, घूमने के जो
लाल कलर से जो हमने क्या हाईलाइट कर रखे हैं वो सारे उद्देश्य हैं, और जो काले कलर से जो लिखा हुआ है वो सारे क्या विधेय है। राम घूमने गया, राम उद्देश्य है, करता है, घूमने गया विधेय क्रिया है। उस लंबे आदमी ने, यहाँ पर ये उद्देश्य है, मुझे पानी पिलाया विधेय है। दौड़ लगाने वाले उस छोटे हाथी ने, यहाँ पर ये क्या है, ये उद्देश्य है। आज चारा नहीं खाया विधेय है। दिनेश आज गौशाले में उस काली गाय को चारा दे रहा है, दिनेश क्या करता है, उद्देश्य है। और ये बाकी जो शेष है वो विधेय है। राम जी ने, ये उद्देश्य है, बाकी जो शेष बचा है ये विधेय है। राघव ये उद्देश्य है, और शेष जो बचा है चलते चलते गिर पड़ा ये विधेय है। और रास्ते पर चलता हुआ वह आदमी ये उद्देश्य है, और आज काम पर नहीं आएगा ये विधेय है। जिस भी ढंग से वाक्य की संरचना बन सकती थी हमने क्या यहाँ पर रखा है आपके लिए, आप इसे क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, ये भी क्या बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं और वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से आपस में जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये टेबल क्या है जरूर लिख लेना अपने नोटबुक में। संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं, व, या, अथवा, या तो, न, चाहे चाहे, लेकिन, बल्कि, परंतु, पर, मगर, वरन, किंतु, अतः, अतएव, इसलिए, ये सारे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, या इन सारे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, जिस भी वाक्य में ये होंगे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, समझ लेना वहां पर मिश्र वाक्य नहीं होगा। ध्यान रखना, इन शब्दों को विशेष करके है नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, क्योंकि बिना लिखे क्या है आपको कतई नहीं आएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे जैसे न, या तो, या दो बार या का प्रयोग हो, है ना, चाहे चाहे का प्रयोग दो बार हो। ये ऐसे शब्द है कि अगर आप इनको लिखेंगे नहीं तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि ये मिश्र वाक्य है और वहां पर आप गलती कर बैठेंगे। चलो उदाहरण से समझते हैं। रोहन घूमने जाएगा और सोहन खेलने जाएगा। यहाँ पर और है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यहाँ पर क्या है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं एवं उनका ध्यान रखते हैं। एवं क्या, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ये यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक वाला है। तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, यहाँ पर क्या है, चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे आना था, क्योंकि रिपीट हुआ है, तुम रिपीट नहीं किया हमने, तो यहाँ पर भी समुच्चय बोधक है। ठीक है, चाहे कहानी पढ़ो, चाहे कविता लिखो, चाहे चाहे शब्द जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर भी क्या है आपका समुच्चय बोधक, ये क्या बोलते हैं उसे, संयुक्त वाक्य होगा। ध्यान रखने इस बात का। ना मैं जाऊँगा ना तुम जाओगे, ना का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य होगा। या मैं जाऊँगा या राहुल जाएगा, यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य है। या तो तुम जाओगे या तो मैं जाऊँगा, ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, आगे भी है। और तुम यहाँ मत आओ बल्कि तुरंत लौट जाओ, यहाँ पर बल्कि शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी संयुक्त वाक्य है। इसलिए शब्द का प्रयोग अगर अकेले होता है तो भी संयुक्त वाक्य है। वह अच्छा कार्य करता है, अतः शब्द का प्रयोग होता है, अतएव का प्रयोग होता है तो भी संयुक्त वाक्य है। रोहन ने मुझे बुलाया, परंतु शब्द का प्रयोग, परंतु, किंतु, मगर जो शब्द है ये भी होता है, संयुक्त वाक्य में इनका प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट मिश्र वाक्य की बात करते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है या प्रधान उपवाक्य होता है, और एक गौण उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, इस टेबल को भी लिख लेना बेटा, अगर लिखोगे नहीं समझ नहीं आएगा। जैसे, जब, जहाँ, जितना, जितनी, जितने, ज्यों, यदि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, कि, जो, जिसने, जिसके लिए। ध्यान रखना, ये इतने यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सारे मिश्र वाक्य के वे सारे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण उपवाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, ये सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, और की, ये अकेले की जो है, ये अकेले किस में प्रयोग होता है, संज्ञा उपवाक्य में। जो, जिसने, जिसको, जिसने, जिसके लिए, जिसको, जिसके, जिसके, जिस पर, जिनको, जिन्होंने, जिनको, जिनके, जिनसे, जिनके लिए, यहाँ तक, यानी जो से लेकर यहाँ तक, ये सारे क्या है, ये सारे एक बार दोबारा में से क्या है हाईलाइट करता हूँ अलग अलग कलर से। ठीक है, पहले करते हैं यहाँ से लेकर ज्यों, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, यहाँ तक, ये सारे हैं आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य में। क्रिया विशेषण में क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में इनका प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में। ठीक है, और जो ये आपके क्या है
ये जो की है, ये जो मैं ग्रीन से आपको मैंने अकेले एक शब्द को क्या अंडरलाइन ये किया, गो सर्कल किया है, ये हमेशा संज्ञा उपवाक्य में प्रयोग होता है। और जो क्या है, आपके मैं दूसरे कलर से अगर इसको क्या हाइलाइट करता हूँ, यहाँ से लेकर ये जो है नीचे पर्पल कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया है, जितना ही नीचे तक, इनका प्रयोग हमेशा क्या है, ये विशेषण उपवाक्य में क्या इनका प्रयोग होता है। रेड कलर से जो ऊपर अंडरलाइन कर रखा है, इनका प्रयोग क्रिया विशेषण उपवाक्य में होता है। जो ग्रीन कलर से एक ही शब्द प्रयोग ये अंडरलाइन किया की वाला, वो संज्ञा उपवाक्य में उसका प्रयोग होता है। और जो मैंने पर्पल कलर से किया है, जितने भी क्या है बैंगनी कलर से मैंने किया है अंडरलाइन के नीचे तक, इनका प्रयोग किया है हमेशा क्या है, विशेषण उपवाक्य में होता है। मिश्र वाक्य में 3 गौण और 1 मुख्य उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य कोई भेद नहीं है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखते हैं। यदि राघव आएगा तो बाजार जाएंगे। यहाँ पर यदि तो क्या है, मिश्र वाक्य का है। और कौन सा वाला, यदि तो कहाँ आएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएगा। यदि ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है। ये जो क्योंकि के बाद वाला हिस्सा है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में इसका प्रयोग होता है। जो सामान तुमने खरीदा वह सब गाड़ी में रख देना। जो शब्द का प्रयोग हुआ यही उपवाक्य गौण उपवाक्य है। कौन सा वाला है, विशेषण उपवाक्य है। ये भी क्या मिश्र वाक्य है। जिस बर्तन में पानी भरा है उसमें कोड़ा गिर गया। तो जिस शब्द क्या कारकीय रूप है, तो ये भी क्या है आपका क्या है, किस में आएगा, विशेषण उपवाक्य में आएगा। जैसे क्या है, कारकीय रूप नहीं है दो सर्वनाम का, तो ये क्या है, गौण उपवाक्य। कौन सा वाला, क्रिया विशेषण उपवाक्य वाला है। जितनी आवश्यकता है उतना ही खरीदना चाहिए। जितना शब्द क्या है, ये परिमाणवाचक है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएगा। मैंने पीछे खूब पढ़ा बता रखा सब कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहीं तक क्या हमारे पास ये पाठ है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो और आपने क्या है कुछ ज़रूर सीखा हो। जो जो बातें यहाँ पर बताई है, स्लाइड में बताई गई है, लिख लेना, क्योंकि बिना लिखे क्या है आसानी से समझ में नहीं आती चीज़ें। क्योंकि जब आप लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और नोट से क्या आप खुद तैयारी करेंगे, तो आपको क्या है बेहतर समझ में आएगा और लंबे समय तक क्या आपको याद रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार मुझे सुनने के लिए।